नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ। आयुर्वेद के अनुसार हम सभी इंसानों का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इन सभी तत्वों में जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उसका असर हमारे शरीर पर होता ही है। हमारे शरीर कई छोटी बड़ी बीमारियों को घेर लेता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे शरीर की बाहरी स्वास्थ्य के साथ साथ आंतरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, यानी अंदर की सफाई का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिसी को कहा जाता है डिटॉक्सिफाई। जी हाँ, डिटॉक्सिफाई जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसमें एक कारगर साबित होती है पंचकर्म पद्धति के जरिए। पंचकर्म पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो कि परंपरागत थेरेपी कहा जाता है और साथ ही जो शरीर में जमा जितना भी गंदगी होती है, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको निकालने का काम किया जाता है और साथ ही पाचन तंत्र इससे हमारा मजबूत होता है, जिससे कि हमारा शरीर सुचारू रूप से और ऊर्जावान तरीके से फिर से काम कर सके। इसी पर आज हम बात करेंगे कि पंचकर्म क्या है, किस तरीके से काम करता है, किन किन रोगों में ये लाभकारी है और क्या कुछ सावधानियां इसके साथ बरतनी चाहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपेश मंगल, और जो बता दें आपको, क्योंकि NIA आयुर्वेद संस्थान से हैं वो, जयपुर से, और HOD हैं पंचकर्म विभाग के। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। दर्शकों, आपसे मेरा निवेदन है कि ये लाइव प्रोग्राम है, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। पंचकर्म या आयुर्वेद से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल है हमारे विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप कोई पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या शारीरिक के साथ साथ मानसिक समस्या से भी जूझ रहे हैं और एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आज का आपके लिए है। हमें कॉल कर सकते हैं 0141270499, 0141270498 पर। तो चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जिसको बहुत परंपरागत चिकित्सा पद्धति और प्राचीन चिकित्सा पद्धति माना गया है, उसी का एक पार्ट है पंचकर्म, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसे न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी अपनाया गया है। क्या है ये पंचकर्म और किस तरीके से हमारे शरीर के लिए लाभकारी सिद्ध होता है? पंचकर्म वस्तुतः आयुर्वेद की एक बहुत विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है। जैसा कि हम कभी भी किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो सबसे पहले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उस मेडिसिन की को कैसे अंदर शरीर एसिमिलेट करेगा, कैसे उसकी पावर्स को बढ़ाएगा, पूरी तरह करेगा, इसके लिए शरीर का शोधन बहुत आवश्यक है। या समय समय पे हम देखते हैं कि आजकल जो हमारा आहार विहार है, जो खान पान है, जो मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, जितने सारे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो फूड के द्वारा हमारे शरीर में आ रहे हैं, इससे धीरे धीरे विजातीय तत्व शरीर में एकत्रित होने लग जाते हैं। लेकिन जैसा अभी आपने भी बोला कि हम बाहर से तो शरीर को साफ करते हैं, लेकिन कभी शरीर को अंदर से साफ करने के लिए कभी प्रयास नहीं करते। तो इसी के लिए आयुर्वेद की बहुत विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है जिसको पंचकर्म बोलते हैं। ये एक तरीके से शोधन पद्धति है, या इसे बोल सकते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी और या बायो क्लींजिंग थेरेपी, जो हर एक सेल्स को डिटॉक्सिफाई या बायो क्लींजिंग करता है। तो ये एक बहुत विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है। अगर इसको हम बहुत ही सामान्य जनमानस की भाषा में समझें तो अगर एक कार के उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपके घर में कोई भी व्हीकल या कार है तो आप हमेशा बाहर से उसकी सफाई करते रहते हैं। तो जब आप बाहर से उसकी सफाई करते हैं तो वो बहुत चमकदार दिखेगी, लेकिन अगर आप उसकी सर्विस नहीं कराए तो क्या होगा कि वो बाहर से तो बहुत चमकदार दिखेगी, लेकिन एक दिन वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। सेम हमारे शरीर के साथ होता है कि हम बाहर से तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इंटरनल जो हमारे टॉक्सिन्स हैं उनको कभी निकालने के लिए ध्यान नहीं रखते हैं। तो आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि आपको हर 3 महीने में एक बार आपकी बॉडी की क्लींजिंग करना आवश्यक है, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए। रोगावस्था में आप कभी भी कर सकते हैं। मतलब शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए डिटॉक्सिफाई करना बेहद ज़रूरी है। उसी की जो विधि है वो पंचकर्म कही जाती है। तो पंचकर्म जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पंचकर्म में 5 क्रियाओं के हमने नाम सुने हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्रियाएँ होती हैं, और इन 5 क्रियाएँ क्या क्या होती है, किस तरीके से काम करती हैं? पंचकर्म बेसिकली एक रूट शब्द है, तो 5 और कर्म जैसे इजीली हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है, शोधन की पद्धतियाँ, वो 5 है, जिसको बोलते हैं वमन। यानी अगर हम बहुत सामान्य भाषा में इसको समझे तो वमन का मतलब है उल्टी करवाना। विरेचन होती है दूसरी, इसका अर्थ होता है लूज मोशन या दस्त लगवाना। तीसरी चिकित्सा पद्धति है जिसको बोलते हैं बस्ती, यानी आप इसको आम भाषा में एनिमा थेरेपी समझ सकते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक काढ़े के द्वारा की जाती है और एक तेल की एनिमा लगाया जाता है। उसके बाद होता है नस से, यानी आपकी नेजल जो नाक के माध्यम से दवाई डालना। और एक 5वीं पद्धति है, वो बोलते हैं रक्त मोक्षण, यानी जब आपका रक्त दूषित हो जाता है तो उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो मेजरली 5 प्यूरिफिकेशन थेरेपी को हम पंचकर्म बोलते हैं। लेकिन
पंचकर्म के साथ कुछ और थेरेपीज़ भी है जिनको उपक्रम हम बोल सकते हैं या विशेष थेरेपीज़ भी बोलते हैं। वो है स्नेहन और स्वेदन, जो इन मेजर कर्म के पूर्व भी किया जाता है या अलग से किसी डिजीज़ के मैनेजमेंट में किया जाता है। तो वो उसकी कई सारी विधियाँ हैं, जैसे षष्टिशाली पिंड स्वेद है, यानी चावल से हम मसाज करते हैं बॉडी पे, या पत्तों से मसाज करते हैं, या सिंपल जो आप जनमानस में आपने अभ्यंग सुना होगा, मसाज जो हम करते थे वो भी एक पंचकर्म का ही पार्ट है उस तरीके से। या कभी थेरेपेटिक अगर कहीं कमर दर्द है तो कटी बस्ती, इस तरह की काफ़ी सारी मेथड्स हैं जो पंचकर्म में हम डिजीज़ ट्रीटमेंट के हिसाब से हम इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है इसमें मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है शारीरिक के साथ साथ। तो पंचकर्म ये काम करता है क्योंकि शरीर के साथ साथ इंटरनली डिटॉक्सिफाई करके मानसिक स्तर पर भी बहुत मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर को। क्या कहते हैं आप? आयुर्वेद का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो व्याधि होती है यानी डिजीज़ होती है वो केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक रूप से भी होती है, और दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती है। यानी अगर आपको मानसिक व्याधि है तो वो आपको शारीरिक व्याधियों में भी कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कुछ शारीरिक व्याधि, जैसे अगर जिनको विटिलिगो या श्वेत कुष्ठ होता है तो वो आप देखिए कि वो दिखता त्वचा पे लेकिन वो मेंटली भी परेशान रहते हैं, या सोराइसिस आजकल जो बहुत कॉमन है। तो दोनों आपस में समवाय संबंध है, दोनों को बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ करने के लिए भी पंचकर्म की बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें आपने बहुत जो सुना होगा नाम, वो शिरोधारा का है, जिसमें हम आपने एक पिक्चराइज भी देखा होगा कि जिसमें एक ऑयल, एक मटके से तेल को सरकी डालते हैं। तो एक बहुत रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है जो केवल ना केवल एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए करते हैं, बाकी कई सारे स्किन डिसऑर्डर्स में भी यूज़ करते हैं और कई सारी व्याधियों में हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब ये मेंटल लेवल को भी बहुत तरीके से मजबूती प्रदान करता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल हम ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते डॉक्टर। हाँ नमस्ते मैम। मैम अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल। मेरा नाम मिसेस प्रेरणा है, मैं गुजरात से बोलती हूँ, मेरी एज 61 ईयर्स है जी। मैम एक अनुरोध है मेरा आपसे कि अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसका कम करके आप सवाल कीजिए। दूर हट गई हूँ। 61 ईयर्स एज है और वेट मेरा 28 kg है। मैं कितने समय से आयुर्वेदिक दवाई खाती हूँ लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को बार बार लेट्रिन जाना पड़ता है, चिकना पदार्थ बहुत निकलता है, पेट साफ नहीं बराबर होता है और जुकाम भी बार बार हो जाता है और उंगलियों के बीच वाली जगह में छाले पड़ते हैं और लाल लाल हो जाता है, कभी कभी हथेली तक भी छाले पड़ जाते हैं। वो है जी जो पैरों में भी दर्द रहता है, कभी घुटने में दर्द रहता है। वात प्रकृति है लेकिन पीठ भी बहुत बड़ा हुआ है, मेरा वेट नहीं बढ़ता है। मेरे को क्या खाना पीना चाहिए और क्या दवाई लूँ वो खास मेरे को जी। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ उपचार वो आयुर्वेद में हो सकता है इसके लिए? अभी आपको कितनी बार मोशन जाना पड़ता है, एक बार आप बता सकते हैं? मैम से हमारा संपर्क टूट चुका है तो हम चाहते हैं कि आप आंसर दें उनको। जी। बेसिकली आयुर्वेद से इसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं और आहार विहार का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आपको एक तो बिल्कुल लघु आहार इसमें लेना चाहिए और तक्कर का आप सेवन कर सकते हैं। साथ में पंचकर्म की कुछ विशिष्ट जो बस्ती चिकित्सा है तो उसका बस्ती का भी हमारे पास कई प्रकार की बस्तियाँ हैं। अगर आपके स्टूल से अगर ब्लड आता है तो हम उसके हिसाब से देखते हैं। आपकी एक बार प्रकृति और पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपको इजीली ट्रीट कर लेगा। साथ में ही पंचकर्म चिकित्सा इसमें आप जरूर बस्ती थेरेपी का जरूर प्रयोग कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके पास हर बीमारी का जड़ से इलाज संभव है, लेकिन अगर पंचकर्म की बात करें तो कौन कौन सी बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी ये साबित होता है? अगर हम शास्त्र की बात करें तो अगर आयुर्वेद की जो क्लासिक्स हैं, शास्त्र बोलता है कि ये केवल एक उरुस्तम ऐसी डिजीज़ है जो थाई में होती है। इसके अलावा सभी रोगों में पंचकर्म करवाया जा सकता है जी। तो आजकल जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो पंचकर्म चिकित्सा के लिए आते हैं वो मेनली क्रोनिक डिसऑर्डर्स वाले ज़्यादा आते हैं, जैसे घुटनों से संबंधित जिनको संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या बैक पेन वाले हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट है, स्किन वाले सोराइसिस वाले पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे पार्किंसंस के काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, हेमीप्लीजिया के काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। रिसेंटली हमने एवियन जो आजकल पोस्ट कोविड के बाद
काफ़ी सारा बढ़ गया है, जिसमें हिप जॉइंट खराब हो जाता है, जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। इसके पेशेंट हमारे पास काफ़ी आते हैं और पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से इसमें काफ़ी आशातीत लाभ मिलता है। साथ ही जितने भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स जो आपने बताया उनके लिए भी है, इसमें हमारा काफ़ी अच्छा रोल है। बिल्कुल, जो बताया आपने बीमारियां, उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ भी होता है लोगों में कि डर है एक कि आयुर्वेद से एक कई बार सावधानियां बरतनी चाहिए, कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो पंचकर्म विद्या है, इसको अपनाते समय क्या कुछ उम्र या मौसम या समय की अपनाने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, इसके साथ आयु का भी इसमें है। कई जगह कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो हम कुछ एज स्पेसिफिक भी हैं, लेकिन जैसे मैं बस्ती की बात करूं तो बस्ती को हम बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक दे सकते हैं, लेकिन नेजल ड्रॉपिंग है या वमन कराना है, विरेचन कराना है, इनकी एक सर्टेन एज है। साथ साथ मौसम का इस पे बहुत बड़ा रोल है। जो अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हमें कराना है पंचकर्म, तो साधारण ऋतु होनी चाहिए, यानी बहुत गर्मी नहीं हो, बहुत ठंड नहीं हो, तब हमें कराना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर रोग अवस्था ऐसी है जिसमें हमें पंचकर्म चिकित्सा पद्धति आवश्यक है, तो हम आर्टिफिशियली उस वातावरण को क्रिएट करके, टेम्परेचर को कंट्रोल करके कभी भी पंचकर्म कराया जा सकता है। हाँ, पंचकर्म के साथ सावधानियां बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ एक परिहार विषय और क्या आहार विहार लेना चाहिए, इसकी एक बहुत डिटेल गाइडलाइन आयुर्वेद में वर्णित है। तो वो जो आप प्रोसेस करवा रहे हैं उसके साथ इसका पालन करना बहुत आवश्यक है। ये उस तरीके से नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं उसके बाद पंचकर्म कराएं और फिर वापस ऑफिस चल जाएं। तो इसके लिए आपको बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबा बोलना, बहुत हार्ड वर्क, बहुत धूप में हवा में रहने वाले, ये सारी चीज़ों को परहेज बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ आहार विहार, जो आप बहुत गरीब भोजन ना लें और घर का ताज़ा बना हुआ भोजन लें, वो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जब आप पंचकर्म के जैसे दो अभी हमने वमन और विरेचन की बात करी थी, तो जो वमन और विरेचन के बाद जो डाइट होती है वो बहुत स्पेसिफिक डाइट है, और वो लगभग 6 से 7 दिन तक हम देते हैं। वो उसमें क्रम से बढ़ते हुए होती है, पहले चावल का पानी, फिर दाल का पानी, फिर रोटी, इस तरीके से हम एक उसका प्लान करते हैं। मतलब तो ये प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी पंचकर्म क्रिया करवाते समय मौसम और आहार विहार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक सवाल ये है डॉक्टर साहब, क्योंकि हर इंसान का जो है बॉडी टाइप अलग होता है, तो ये बताइए कि किस तरह के इंसान को कौन सी प्रक्रिया, मतलब क्या हर प्रक्रिया अलग अलग होती है हर इंसान के शरीर के लिए? हाँ, आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, तो हम एक जैसी थेरेपी को हर किसी को नहीं दे सकते, और सबकी अवस्थाएं भी अलग होती है। तो जैसे अगर कोई बाल्यावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में, तो वही सेम पंचकर्म देने के तरीके बदल जाएंगे, उसमें जो हम औषध यूज़ करते हैं वो बदल जाएंगे, उनकी उष्णता, तीक्ष्णता, हम जो मेडिसिन की इंटेंसिटी है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो पेशेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हम वापस पूरे मानक बना के उसके बाद ही दिया जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, तो एक जैसा ट्रीटमेंट जैसे वमन है या बस्ती है तो हम सभी को नहीं दे सकते, तो प्रकृति वाइज भी हमें उसमें औषधियों को परिवर्तन करना पड़ता है। तो जैसे अगर वात प्रकृति है तो हम उसमें औषधों को अलग तरीके से करके एनिमा बस्ती लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग के पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा पर्सनलाइज डिज़ाइन करके ही पंचकर्म करते हैं। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों से मेरा निवेदन है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही है, आपको जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, आपकी सेहत के प्रति। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है पंचकर्म, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की परंपरागत और सबसे पुरानी विधा है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल हो रहा है, हमें आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये है कि जैसे कि आपने आहार विहार की बात की है, खान पान की बात की है, ये बताइए कि किस तरह का खान पान पंचकर्म क्रिया के टाइम पे करना चाहिए, और उसके बाद क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए लेने के बाद? पंचकर्म के दौरान भी और बाद में भी। जैसे अगर मैं एक ही वमन का उदाहरण दूं, जब हम वमन कराते हैं यानी वॉमिटिंग हमें जब किसी को कराना है, तो उसके लिए लगभग 15 दिन का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये 15 दिन एक लगते हैं। तो हम उसमें पहले रोगी को स्नेहपान कराते हैं ना, घी पिलाते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हो सकता है वो 3 दिन से लेकर 7 दिन तक हो सकता है। तब उसका जो आहार विहार है वो थोड़ा सा अलग रहता है। तब हम हल्का लाइट डाइट देते हैं, उष्ण पर नॉर्मल डाइट वो ले सकता है। उसके बाद 1 दिन का गैप डे होता है, तब हम उस शाम को हम उसको कफवर्धक आहार विहार देते हैं, यानी जो उसके शरीर में कफ को बढ़ाए। तब हम उसको रबड़ी, मलाई, केला, दूध, इस तरह की चीज़ें देते हैं। अगले दिन फिर हम उसको दोबारा वॉमिट कराते हैं कुछ मेडिसिन दे के।
तो आप देखिए कि जब वो इस घी पी रहा था तब उसकी डाइट बिल्कुल अलग थी। वमन कराने से एक दिन पहले हमने उसको बहुत रिच डाइट दी, और वमन जिस दिन हो गया उसके बाद हमने उसको बिल्कुल डाइट चेंज कर दी, क्योंकि उसके बाद हम उसको देंगे कि तीन टाइम वो दाल का पानी लेगा, फिर चावल का पानी लेगा, उसके बाद दाल का पानी लेगा, फिर मांसरस, और इस तरह से नॉर्मल डाइट पे आता है। क्योंकि जब हम वमन कराते हैं इससे हमारी जो अग्नि है वो वीक हो जाती है। उस वक्त अगर हम हैवी डाइट ले लेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए उस वापस डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए एक सिस्टमेटिक स्कीम है। तो उस हिसाब से ये आहार विहार हर एक रोग के, हर एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। साथ ही जो मैंने बोला कि वैसे तो जितने भी पंचकर्म प्रोसीजर हैं वो एक आईपीडी प्रोसीजर है, यानी एक आइडियल कंडीशन ये है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट रह के ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है, रोगी उसी चीज़ के लिए कंसंट्रेटेड होता है और कहीं और उसका ध्यान नहीं होता, और आहार विहार का वो अच्छे से पालन करता है। लेकिन जब वो बाहर जाके करता है तो वो खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता, कभी वो बहुत एसी में या धूप में या बहुत लाउड म्यूजिक या बहुत एक्सटेंसिव वर्क करता है, तो इन सब के फिर वो इफ़ेक्ट अच्छे नहीं होते, और इसलिए ये अलाउ नहीं है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि पंचकर्म जो क्रिया है वो घर पर रह के नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और प्रॉपर जगह की ज़रूरत है, जो कि NIA कर रहा है, जो आपके साथ आप कर रहे हैं मिलकर। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि किन लोगों के बीच में नहीं होता है पंचकर्म क्रिया और किन लोगों के साथ होता है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि कौन बीमारी वाला है जो पंचकर्म क्रिया नहीं करवा सकते। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और अपना सवाल कीजिए। प्रदीप दुबे, 45 ईयर्स। जी, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरे को नेचुरल तरीके से रात को नींद नहीं आती, मतलब जम से नींद नहीं आती है, कई बार रात में खुल जाती है के बाद। जी, तो आप पंचकर्म क्रिया के जरिए, जी पंचकर्म में क्या प्रोविजन है इसके लिए? जी, देखिए, इसके लिए आपको एक तो कारणों को तलाश करना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा है। साथ में आप पंचकर्म की 2-3 क्रियाविधि हैं, उनको आप कर सकते हैं। एक क्रियाविधि तो आप घर पे कर सकते हैं, वो है शिरो अभ्यंग और या पादाभ्यंग, यानी सिर पे थोड़ी मसाज करके सोइए और पैर के तलवों को धोने के बाद उस पर अच्छी तरह से मसाज कीजिए, तो ये भी आपको नींद लाने में बहुत सहायक है। अगर कम है कोई प्रॉब्लम तो वो आप इनसे भी दूर हो सकती हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहती है तो आप किसी भी पंचकर्म सेंटर पे जाके शिरोधारा, अभ्यंग और नस्य, वो एक बार चिकित्सक देखने के बाद करेंगे, लेकिन शिरोधारा अभ्यंग जब आप कराएंगे तो इससे आपको काफ़ी नींद में काफ़ी सुधार आएगा। जी, तो डॉक्टर साहब, कॉलर से पहले मेरा जो सवाल था आपसे कि पंचकर्म क्रिया जो है, हमने ये तो जान लिया कि कौन लोग करा सकते हैं, लेकिन अब ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जिनको ये पंचकर्म क्रिया से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती है, किसी का बॉडी टाइप ऐसा होता है कि वो इस क्रिया के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और कौन कौन से वो लोग होते हैं? देखिए, पंचकर्म के लिए भी वो ये कि जो हम क्रिया करना चाहते हैं उसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए। जैसे अगर हमें अभ्यंग करना है तो अगर वो स्किन पे ही कोई रैशेज हैं या अगर वहीं पे अगर बैड सोर्स हो रहे हैं तो हम उन क्रियाविधियों को नहीं कर पाते, या इस तरह से डिजीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा है कि हम उनके शोधन की कोई मेडिसिन ही नहीं दे सकते, तो हम पेशेंट्स को देखने के बाद ही वो सारा एक एनालिसिस करते हैं कि बहुत अगर एक्सटेंसिव कोई डिसऑर्डर्स हैं तो उनमें हमें थोड़ा सा बचते हुए इस क्रिया को करना बिल्कुल। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या बहुत ज़्यादा एल्डर एज के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, क्या उनके लिए भी ये कारगर साबित होती है? नहीं, जैसे बहुत ओल्ड एज के हैं तो उनके लिए पंचकर्म के नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जैसे मसाज है, उनको कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव उस वक्त हम वमन या विरेचन जैसी क्रियाविधि नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम फिर बस्ती जैसी क्रियाविधि पे जा सकते हैं। तो वो फिर पंचकर्म के अलग अलग पार्ट अलग अलग कंडीशंस में, फीमेल में बहुत ही स्पेसिफिक होता है। नॉर्मली पंचकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बहुत विशेष अवस्था में या उस कंडीशन को देखते हुए कुछ बस्ती जैसी प्रोसीजर से उनको दिया जा सकता है, पर नॉर्मली हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। जी, तो जब मेंसेस होता है तब भी हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं पंचकर्म को। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के समय में जो है खान पान बिल्कुल बिगड़ गया है, लाइफस्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है लोगों की, ऐसे में पाचन तंत्र जो है हमारा वो बहुत कमज़ोर हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है पेट की समस्या रहती है, और पेट से ही सारी बीमारियाँ ऐसा कहते हैं कि लगती है शरीर में। तो पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सी पंचकर्म क्रिया करी जाती है और किस तरीके से की जाती है?
देखिए वही जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आएंगे तो वो उसका दो ही है, या तो हमारा शरीर स्वतः उसको बाहर निकाले, पर हमारे शरीर भी एक लेवल तक ही इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है। तो एक लेवल से टॉक्सिन बढ़ने के बाद पंचकर्म के माध्यम से ही कर सकते हैं, और उसके लिए बेस्ट थेरेपी है विरेचन थेरेपी। अच्छा। जिसमें हम लूज मोशन करवाते हैं। तो जैसा मैंने वमन के लिए बताया था, ऐसे विरेचन्स के लिए भी हम पहले घी पिलाते हैं। घी पिलाने के बाद 3 दिन अभ्यंग स्वेदन कराते हैं, उसके बाद विरेचन की औषध देते हैं, जिससे कम से कम 10 से लेकर 30 दिन तक 30 टाइम लूज मोशन होते हैं जी। तो वो 1 दिन में होते हैं। उसके बाद वापस जैसे डाइट प्रोटोकॉल है वो वापस एकदम चावल का पानी, दाल का पानी, इस तरीके से देते हुए हम 7 दिन तक ले जाते हैं। तो इससे जितनी भी हमारी आंतों की पूरी क्लींजिंग होती है, और आयुर्वेद में पित्त दोष बोलते हैं। हाँ। तो पित्त दोष को बाहर निकालने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है जी। तो अगर इन होल अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए पंचकर्म की 3 चिकित्सा पद्धति है। जैसे जो कफ है उसके लिए वमन कराना चाहिए, पित्त है उसके लिए विरेचन कराना चाहिए, और वात को कंट्रोल करने के लिए बस्ती लगानी चाहिए जी। जैसे डॉक्टर साहब कई जो पेशेंट होते हैं वो बहुत हाई डायबिटीज़, हाई बीपी, ऐसी बीमारियां जो है ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है हमारे भारत में। तो ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से पंचकर्म क्रिया करानी चाहिए और कब कब करानी चाहिए, उस बात की किस तरह से सावधानियाँ वो बरतें? बिल्कुल, अगर डायबिटीज़ बीपी के पेशेंट अगर कंट्रोल्ड उनकी डायबिटीज़ और बीपी है, तो हम नॉर्मली हमारे पास पेशेंट काफ़ी आते हैं जिनके आजकल ये दोनों प्रॉब्लम रहती है, तो उनमें हम कंट्रोल मेजर में पंचकर्म कराया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा टारगेट केवल डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो फिर वो चिकित्सा पद्धति बदल जाएगी, तब हम पंचकर्म का दूसरा प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अच्छा। लेकिन अनकंट्रोल्ड अगर इस तरीके है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। अगर वो किसी और चिकित्सा पद्धति के लिए आ रहा है, मान लिए अगर उसको स्किन डिसऑर्डर्स है और उसको लेकिन बीपी शुगर दोनों बहुत हाई है, तो हम पहले ये एडवाइस करेंगे कि पहले आप इसको कंट्रोल कीजिए, उसके बाद फिर हम पंचकर्म कराएंगे। बिल्कुल। तो थोड़ी साधारण अवस्था भी डॉक्टर साहब ने बात करी है, क्योंकि इस आज के समय में यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि स्किन एलर्जी, स्किन की जो पिंपल्स निकलना, उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो ऐसे में पंचकर्म क्रिया उनके लिए कितनी लाभकारी साबित हो सकती है और कौन सी वाली? स्किन में मतलब स्किन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर बिना, मुझे नहीं लगता कि पंचकर्म के बिना बहुत अच्छा कोई रोल, जब क्रोनिक हो जाती हैं डिसऑर्डर्स तो उसमें पंचकर्म बहुत एक्सेलेंट है। अच्छा। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए, और मैक्सिमम आजकल जो हमारे पास केसेस आते हैं वो सोरेसिस के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं। सोरेसिस, विटिलिगो वाले जो केसेस हैं वो बहुत है, और सोरेसिस एक बहुत लॉन्ग टर्म है जिसमें ऐसा नहीं कि एक बार पंचकर्म कराने से ही वो डिजीज़ मिट जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो उनको पीरियडिकली पंचकर्म कराना पड़ता है। इसमें स्पेशली जो हम कराते हैं वो वमन एंड विरेचन है। अच्छा। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, अगर वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग पंचकर्म कराएगा तो भी वो भविष्य में होने वाली बहुत सारी डिसऑर्डर से बच सकता है। अच्छा। तो ये आयुर्वेद की और एक ब्यूटी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि पंचकर्म हम किसी को रोगावस्था में ही दे सकते हैं, स्वस्थ के स्वास्थ्य को करने के लिए भी दे सकते हैं। और हर 3 महीने के भीतर उसको पंचकर्म क्रिया लेनी चाहिए, ताकि वो अंदर का सारा डिटॉक्सिफाई हो जाए, जितने भी विषाक्त है उनके शरीर में जमा है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाए और उनका शरीर पूरी तरीके से वापस एक्टिवली काम कर सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि पंचकर्म क्रिया करने के बाद दैनिक जीवन में किस तरीके की सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या कुछ दिनचर्या होनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में दिनचर्या बहुत डिटेल में वर्णित है, लेकिन आजकल हम उसके जस्ट विपरीत दिनचर्या अपनाते हैं। तो अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या को साथ में रखते हुए करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आयुर्वेद पंचकर्म के लिए भी स्पेशली ये है कि पंचकर्म एक ऑपरेशन की तरह प्रोसीजर है, जिसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। जैसे एक ऑपरेशन जाते ही एकदम सडनली नहीं कर सकते, उससे पहले आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती है, और बाद में भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं। ऑपरेट होने के बाद भी आपको रेस्ट करना है। सेम ये सारे प्रिंसिपल्स पंचकर्म चिकित्सा में भी लगते हैं। तो आपको आहार विहार जो आयुर्वेद सम्मत है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, इन सब का पथ्य का पालन करते हुए ये पूरा आपको रखना है। अब जैसे रात्रि जागरण है, तो आप अगर रात में बहुत देर जागेंगे, अगर आप बोलेंगे कि मेरी तो 8 घंटे की नींद पूरी होगी, तो ये संभव नहीं है। आयुर्वेद इसको नहीं मानता है। सर्काडियन साइकिल के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, क्या नाम है आपका? अपनी उम्र बताएं और अपना सवाल कीजिए। सामंत सिंह है सर, मैडम जी, क्या सवाल है आपका? मेरे वो पंचकर्म चिकित्सा करानी है, तो कहाँ का? जालौर में तो है नहीं ये सुविधा, यहाँ मेरे पास में कहाँ है वो भी? जी,
जालोर से वो बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं वहाँ पर सुविधा नहीं है तो कहाँ जाएं सबसे पहले, वो एक सवाल है कि किस तरीके से शुरुआत करें। हाँ जी, आप बेसिकली जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें तो पंचकर्म की सुविधा है, या तो आपके पास जोधपुर है तो जोधपुर में आ सकते हैं, नहीं तो आप जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पंचकर्म करा सकते हैं। जितने भी मेजर कॉलेजेस हैं उन सब में पंचकर्म चिकित्सा उपलब्ध है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉलर से पहले एक सवाल मेरा ये था कि हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया ऑपरेशन की बात करी है, एक डर है लोगों में कि आयुर्वेद में करते हैं या पंचकर्म क्रिया करते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्या ये सच है, ये एक भ्रांति है? नहीं, मैं इसे दर्द के रूप में नहीं बोलूँगा कि दर्द जैसा तो नहीं होता कि, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है कुछ प्रोसेस में, सभी सारे पंचकर्म नहीं। कई पंचकर्म तो बहुत ही रिलैक्सिंग है, तो कई बार तो हमसे पेशेंट आके बोलता है कि सर आप तो ये मेरा रिपीटेडली करवाओ, जैसे शिरोधारा है, मसाज है, कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज है, तो वो तो बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही सूदिंग है। लेकिन जैसे मैंने वमन आपको बताया, तो वमन वाला जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट थोड़ी देर के लिए करता है, लेकिन जब पेशेंट वमन कराने के बाद जब उसके रिजल्ट मिलते हैं, उसको जो लाइटनेस बॉडी में आती है और जो ऊर्जा वो महसूस करता है, तो वो सब कष्ट को भूल जाता है। बिल्कुल। तो वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए कष्ट हो, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी आरामदायक सिद्ध होता है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कॉलर ने जो अभी सवाल किया था कि जालोर में उनके पास नहीं है ये सुविधा, तो आपने बताया कि जयपुर में आके शुरुआत की जाए, तो इसी से मिलता जुलता मेरा ये सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति करवाना चाह रहा है पंचकर्म और नॉर्मल इंसान है, सामान्य व्यक्ति है, तो वो कहाँ से शुरुआत करे और कैसे करे? नहीं, पंचकर्म जैसा आपके सवाल से दो तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। या तो एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है, जो निरोगी है, तो उसके लिए तो हम बोलेंगे कि वो भी दो तरीके से कर सकता है। या तो ऋतु शोधन, यानी जब जो हम जैसे 3-3 महीने में, जैसे मैंने आपको बताया, तो आयुर्वेद में कहता है कि वसंत ऋतु जब आती है तो वमन कराना चाहिए, यानी कफ दोष अगर हम बाहर निकाल देंगे तो भविष्य में होने वाले कोई भी कफ वाले रोग नहीं होंगे। ऐसे अभी श्रावण मास आने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाली है, श्रावण मास में बस्ती लगाएंगे तो वात के रोग नहीं होंगे, और ऐसे ही शरद ऋतु में अगर विरेचन कराएंगे तो ये वाले दोष नहीं होंगे। साथ साथ दिनचर्या में भी पंचकर्म का उतना ही महत्व है जी। तो घर पे भी कुछ सिंपल प्रोसीजर्स हैं, वो अगर हम डेली रूटीन में अपनाएंगे पंचकर्म वाले, उससे भी हम निरोगी रह सकते हैं। दिनचर्या की आपने बात करी है, तो एक आखिरी सवाल भी हम आपसे ले लेते हैं, और वो एक तरह से हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज भी हो सकता है कि पंचकर्म अगर क्रिया करवा रहे हैं तो आम लोगों के लिए क्या कुछ जागरूकता उसमें रख लीजिए, और संक्षिप्त में हम चाहते हैं कि 2 लाइन में आप जवाब दें। तो मैं ये कहूँगा कि आप दिनचर्या में पंचकर्म का उपयोग करें, ऋतु शोधन में करें, और जब भी कोई रोग अवस्था हो तो सबसे पहले आप एक बार पंचकर्म को कर सकते हैं। दिनचर्या में अगर मैं बात करूं तो एक है गंडूश, यानी ऑयल पुलिंग, यानी मुंह में तेल भर के रखते हैं, उसके बाद थूक देते हैं। मैं आपको इस वक्त थोड़ा रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर और ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो मैडम जी, क्या नाम है आपका? मैम अजय चौहान बात कर रहा हूँ, कोटा से, नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैम जी। क्या सवाल है आपका? मेरे क्या बेल पाल्सी हुआ था मैम 2 साल पहले। अजय चौहान बोल रहा हूँ कोटा से। मेरे बेल पाल्सी हुआ था मैम 2 साल पहले, तो उसमें मेरे क्या फिजियोथेरेपी ली थी मैंने, एलोपैथिक, तो उसमें मेरे फिजियोथेरेपी से भी मतलब आराम तो आ गया, कुछ पॉइंट रह गया, और अभी खाना खाता हूँ तो मैम आंसू आ जाते हैं मेरे खाना खाते टाइम जी। तो इसमें पंचकर्मा के माध्यम से कुछ इलाज मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल, इसमें पंचकर्म का काफ़ी अच्छा रोल है। अगर आप उसी वक्त पंचकर्म कराते तो ये बिल्कुल ही जड़ से ही समाप्त हो जाता। लेकिन बेल पाल्सी के लिए अभी जो हम पंचकर्म करा सकते हैं, आप या तो कोटा में करा सकते हैं या NIA आप आ सकते हैं। इसमें हम एक शिरोबस्ती प्रोसीजर करते हैं, जिसमें एक कैप को ऊपर सर पे कैप लगाते हैं और उसमें ऑयल फिल करके रखते हैं, इसको हम शिरोबस्ती प्रोसीजर कहते हैं। और एक नस से क्रिया करते हैं, नाक के माध्यम से दवाई डालना, और एक चेहरे पे एक मसाज करते हैं। तो अगर ये क्रियाविधि 8 दिन से 16 दिन तक करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है इसमें काफ़ी कम होने के चांसेस हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी जो बातें हैं और आपने जितनी भी जानकारी हमें दी है, उससे हमें और हमारे दर्शकों को ये बात तो समझ में आ गई है कि पंचकर्म क्रिया परंपरागत होने के साथ साथ काफ़ी शक्तिशाली भी है, जिससे हमारा जीवन जो है, जो हमारे शरीर के जितने भी विषाक्त हैं उनको बाहर निकाल कर एक बेहतरीन जीवन, यानी हमारे जीवन को एक नई दिशा फिर से दे सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े और ढेर सारी बातें हमसे शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।